नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक आपको बताऊंगा आज के प्राइम टाइम शो सरकार में। सबसे पहले आपको ये दिखाऊंगा कि खास क्या है। सबसे पहले सभी दर्शकों का हम आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आपका जो आपने हमें नंबर 1 स्थान पर बनाकर रखा हुआ है। लगातार आपको सरकार में पूरे दिन का, देश का, प्रदेश का पॉलिटिकल अपडेट हम देते हैं। और आज सरकार में सबसे पहली स्टोरी जब आप तक पहुंचाएंगे वो है जाति का राजनीति शास्त्र। ये जो जाति का गणित है वो इतना अद्भुत है कि हर बार हर दल ये कहता है कि वो जाति के गणित में फंसता नहीं है, जनहित में काम करता है, लेकिन बिना जाति के गणित के देश का चुनावी सिस्टम काम नहीं कर पाता। और इसीलिए अब जाति गणित के हिसाब से लोगों के बयान हैं जातिगत जनगणना को लेकर। पूरा एक कंप्लीट हमने रिपोर्ट तैयार कर रखी जो आपको सरकार में कुछ ही देर में दिखाने वाले। आज की सरकार की दूसरी बड़ी स्टोरी है पाकिस्तान का कबूलनामा। अब ये कबूलनामा उस तथ्य के लिए जिसकी वजह से पाकिस्तान आज अलग थलग पड़ा हुआ है। किसने स्वीकार किया और किस कंडीशन में स्वीकार किया, यह आपको दिखाएगा आज का सरकार। आज की तीसरी बड़ी स्टोरी, मोदी का मैसेज, किसकी उड़ी नींद। दरअसल देश की ताकत दिखाने का वक्त है, लेकिन ताकत दिखाने के पहले उसका अभ्यास ही होश उड़ा रहा है, नींदें हराम कर रहा है पाकिस्तान की। ये क्या और कहां हुआ है ये आपने वैसे तो देखा है दिन में, लेकिन इस पर भी एक डिटेल स्टोरी सरकार में। आज की चौथी जो बड़ी स्टोरी है, लव जिहाद का एजेंडा और विरोध का झंडा। दरअसल लव जिहाद थम नहीं रहा है, खास तौर पर मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कौन से ऐसे नए केसेस हैं जो चुनौती के तौर पर खड़े हैं और उन पर पॉलिटिक्स कितनी हावी है, ये देखिए आज की सरकार। पांचवी बड़ी स्टोरी, ओडिशा वर्सेस बंगाल, आस्था पर सवाल। दरअसल जब भी कभी हम धर्म आस्था से जुड़ी बात करते हैं तो ये लोगों को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। लेकिन अब की बार एक मंदिर के शुरू होने के साथ ही दो स्टेट आमने सामने खड़े दिखते हैं। आस्था और पूजा करने वाले लोगों ने ही इस पर सवाल उठाए। वजह क्या है आपको दिखाएंगे आज की सरकार। चलिए शुरू करते हैं सरकार। तो आज की सरकार में जाति से राजनीति शास्त्र कैसे जुड़ा है, इसी से बात शुरू करेंगे। जातिगत जनगणना कराने के क्या लाभ होंगे, किसे होंगे, इसे लेकर क्रेडिट किसको दिया जाए। कांग्रेस बीजेपी को, बीजेपी कांग्रेस को ब्लेम करती है, लेकिन इन सवालों का कि असल में इसका लाभ किसको होगा, ये करानी क्यों ज़रूरी है, इसको हो जाने के बाद में क्या होने वाला है, कितने परिवर्तन होंगे, इस पर आरोप प्रत्यारोप बहुत तेज है। और इसी बीच इसमें ओबीसी आरक्षण का मसला भी छत्तीसगढ़ में जुड़ गया। बीजेपी को कांग्रेस ने इसमें कटघरे में खड़ा किया और बात एक ऐसे मुद्दे पर बहस पर आ गई जो पहले से होता रहा। देखिए जरा। बीते दिनों केंद्रीय कैबिनेट ने देश में जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया, जिसके तहत इस साल होने वाली जनगणना में जातियों का भी कॉलम जोड़ा जाएगा। सभी दलों ने इसका स्वागत किया है। कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए राहुल गांधी को क्रेडिट देते हुए छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उछालकर बीजेपी को घेरने का प्रयास किया। दरअसल 2018 से 23 के बीच कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में क्वांटिफिएबल डेटा आयोग का गठन किया, जिसे प्रदेश में ओबीसी वर्ग का सर्वे कर आंकड़ा जुटाने कहा गया। वैसे क्वांटिफिएबल डेटा आयोग की कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, पर पिछली कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण वाला विधेयक पास कर राज्यपाल के पास भेजा, जो आज भी राजभवन में मंजूरी के लिए अटका हुआ है। अब कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए उम्मीद जाहिर की कि केंद्र के जातीय जनगणना के फैसले के बाद पिछड़ा वर्ग सशक्त बनेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूछा कि क्या बीजेपी प्रदेश में ओबीसी को 27% से कम आंकती है, राज्यपाल इसे कब लागू करेंगे। जवाब में भाजपा ने पलटवार कर कहा कि कांग्रेस हमेशा सत्ता में बने रहने के लिए अधूरा और असंवैधानिक काम करती है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में ओबीसी को 27% से कम मानती है। उसकी जनसंख्या 43% या 45% नहीं है। यदि 45% है तो 27% जो मंडल आयोग का जो रिपोर्ट है उसे कब लागू करेगी। अब कास्ट सेंसन की बात ये लोग कर रहे थे, इसमें कब राज्यपाल के पास पड़ा हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछड़े वर्ग के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ हमेशा अन्याय और अत्याचार किया है। जब तक सरकार में थे तब तक
जातीय जनगणना का विरोध किया, पिछड़े वर्ग के हित में कोई काम नहीं किया, सत्ता से बाहर होने के बाद जातीय जनगणना और बाकी बात कर रहे हैं, तो ये इनका दोहरा चरित्र बार बार दिखता है। कुल मिलाकर जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस अकेले बीजेपी को क्रेडिट देना नहीं चाहती, वो इसे सीधे सीधे ओबीसी वर्ग से जोड़कर बीजेपी को घेरने में जुट गई। तो वहीं बीजेपी पिछली सरकार के वक्त के क्वांटिफिएबल डेटा रिपोर्ट के बहाने कांग्रेस को ओबीसी हितों के नाम पर सियासी रोटियां सेंकने का आरोप लगा रही है। अब सवाल यह है, क्या ये केवल क्रेडिट लेने की होड़ है या फिर ओबीसी वर्ग को अपने साथ बनाए रखने की पॉलिटिक्स? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण पर सियासत गर्मा गई नए सिरे से। मुद्दा पुराना लेकिन नए सिरे से बहस है। तो वहीं दिल्ली में जाति जनगणना और पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, पार्टी के आला नेता बैठक में शामिल हुए। खड़गे ने मोदी सरकार की पहलगाम हमले को लेकर नीति पर सवाल उठाए, सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की। वहीं राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर कहा कि सरकार ने इसका फैसला ले तो लिया, लेकिन कुछ भी साफ नहीं है, ना इसकी कोई टाइमलाइन तय की गई है, ना इसके लिए कोई बजट का जिक्र है। चलिए अब आपको बताते हैं CWC मीटिंग में कांग्रेस ने आखिर कौन कौन से सवाल आज दागे हैं, कौन कौन से सवाल आज उठाए। तो देखिए आप, कांग्रेस ने पूछा है कि आखिर जातिगत जनगणना के डिटेल्स क्या हैं, कैसे होगी, जातिगत जनगणना की प्रश्नावली कहाँ है, उसमें आप कौन से प्रश्न रखेंगे लोगों से पूछने के लिए। और तीसरा, इसके लिए बजट का आवंटन नहीं हुआ है, मतलब आप अगर इसे कराना चाहते हैं तो इस बार के बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं है, जबकि आपने इसी साल इसको कराने की बात की। अब आपको ये भी बताते चलें कि जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या है। देखिए आप जरा आगे, कांग्रेस की रणनीति इस पर यह है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना को लेकर देश भर में एक हस्ताक्षर अभियान चलाएगी और सरकार पर तेलंगाना मॉडल को अपनाने का दबाव बनाएगी, क्योंकि उनका कहना है कि तेलंगाना इसको कर दिखाया। तेलंगाना मॉडल के सभी 56 सवाल राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना में शामिल करें, ये मांग कांग्रेस पार्टी करने वाली है, उसकी रणनीति। और तीसरी बात, बीजेपी को क्रेडिट लेने से बचने कांग्रेस ने CWC में जाति जनगणना पर राहुल गांधी को बधाई दी है और ये बात बार बार जताई है कि एक्चुअली इस पर राहुल गांधी मांग करते आए, एक्चुअली इस पर वे सरकार बनने पर काम करने का प्रॉमिस करते आए। इसी बात का तोड़ ढूंढते हुए या दबाव में आकर बीजेपी को ये स्टेप लेना पड़ा। राहुल जी ने यही कहा है कि पहला कदम है, कोई जानकारी नहीं है, बजट का आवंटन नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा पहला कदम है, हमारी आलोचना की गई, हमें निशाना बनाया गया। अचानक जब पूरा देश पहलगाम को लेकर शोक मना रहा है, अचानक रात को यह निर्णय लिया गया, क्यों लिया गया? तो ये सब सवाल उठते हैं। तो राहुल जी ने यही कहा कि ये पहला कदम है, पर और कई सवाल बाकी। तो कांग्रेस पार्टी पहली बात तो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि जनगणना को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर पूरा क्रेडिट बीजेपी के खाते में जाए, एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ये भी जताना चाहती है कि जातिगत जनगणना को लेकर अगर कोई स्ट्रक्चर बने तो इसमें तेलंगाना मॉडल का जिक्र हो। यानी इसमें भी कांग्रेस याद दिलाना चाहती है कि जातिगत जनगणना की केवल मांग ही कांग्रेस पार्टी ने नहीं की, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने इसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर रखा था। स्ट्रक्चर से तात्पर्य कांग्रेस का ये कि किन सवालों को आप सर्वे में पूछेंगे। जातिगत जनगणना को लेकर सबसे बड़ी समस्या 2011 में यही आई थी कि जब जनगणना करवाई गई तो इतनी जातियां निकली लाखों में कि जिनका समायोजित करके कोई डेटा बना पाना मुश्किल था, जबकि 4 प्रमुख तौर के ऊपर जो वर्ग कैटेगरीज डिवाइड किए गए हैं, उन कैटेगरीज में इन जातियों को कैसे रखेंगे, कितनी जातियों को किन कैटेगरीज के अंतर्गत डाला जाएगा, ये डेटा पिछली बार का तय नहीं कर पाया था। इसीलिए अब की बार फॉर्मेट क्या होगा, सवाल क्या होंगे, इस पर कांग्रेस पार्टी ने अभी से अपनी बात रखनी शुरू की है।
चलिए अब आते हैं एक बड़े मसले पर। भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव है और वो चरम पर है। मोदी सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद पाकिस्तान डरा है। आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने कई मीटिंग्स की, बड़े फैसले किए और एक स्ट्राइक के तौर पर उसको देखा गया। पहले डिप्लोमेटिक, फिर डिजिटल और इसके बाद अब जमीन पर। इन फैसलों के चलते पाकिस्तान के हुक्मरान बेहद परेशान हैं, रातों की नींद उड़ी है। और इसी कड़ी में यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना का प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन आज देखते ही बना। मिराज, सुखोई, राफेल, जैगुआर ये सभी जंगी लड़ाकू विमान गंगा एक्सप्रेसवे पर टच डाउन करते नजर आए। मतलब जमीन पर टच किया और वापस आसमान में ऊपर उड़े। पहले नीचे आए, ये देखिए, और आकर टच किया। राफेल ने टच किया जमीन को और इसके बाद फिर वे ऊपर की तरफ उड़ गए। भारत के ये एडवांस एयरक्राफ्ट हैं, जंगी विमान हैं, जिन्होंने फ्लाई पास्ट किया है। मतलब पूरी एक रिहर्सल की है, लैंडिंग की, टेक ऑफ की प्रैक्टिस की है। नाइट प्रैक्टिस भी इनकी करवाई जा रही है इन्हीं रास्तों के ऊपर। ये जताने की कोशिश है कि हम केवल अपनी एयर स्ट्रिप्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते, अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे पास ऐसे एक्सप्रेसवे भी हैं। ऐसे विमानों को हम उन एक्सप्रेसवे पर भी उतार सकते हैं। और इसमें मिराज 2000, मिग-29, सुखोई 30 ये सब एक्शन में हैं। राफेल की गर्जना सुनाई पड़ी है, इन विमानों को टचडाउन करते देखा है। प्रधानमंत्री मोदी की सेना को पूरी छूट देने के बाद भारतीय सेना जल, थल, नभ हर जगह तैयार है, ये मैसेज इन तस्वीरों ने दिया। अब आपको एक साथ हम 3 तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए आप, जल सेना किस तरह तैयार है। तो नेवी का शक्ति प्रदर्शन, अरब सागर में भारतीय नौसेना ने एक एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस की है। और अगर आप ज़मीन पर देखें, थल सेना हमारी तो बॉर्डर पर एक्शन में सेना और पहलगाम हमले के बाद घाटी में आतंकियों का सर्च ऑपरेशन लगातार तेज गति से चल रहा है। अगर आप नभ में देखें, ये वायुसेना हमारी, तो इसने शौर्य का प्रदर्शन किया। गंगा एक्सप्रेसवे में भारतीय वायुसेना ने आज एयर पास किया है और ये एयर पास, ये प्रदर्शन बताता है कि हमारी सेना हवा में मार करने में कितनी दक्ष है। और पाकिस्तान के बाद भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की बात, जिसकी व्यापारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए केरल में मल्टीपर्पज सी पोर्ट का उद्घाटन भी आज ही हुआ। अडानी समूह ने इस पोर्ट का निर्माण किया। केरल सरकार की इसमें मेजॉरिटी हिस्सेदारी है और प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करने केरल पहुंचे तो सियासत का एक अलग ही रंग देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को केरल के दौरे पर रहे। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में 8,900 करोड़ की लागत से बने विजिंजाम इंटरनेशनल सीपोर्ट का उद्घाटन किया। विजिंजाम सीपोर्ट देश का पहला डीप सी वाटर मल्टीपर्पज पोर्ट है, जो सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसशिपमेंट की सुविधाओं से लैस है। इसे भारत की बढ़ती समुद्र व्यापार की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। विजिंजाम सीपोर्ट के बन जाने से बड़े मालवाहक जहाज सीधे भारत तक आ सकेंगे। भारत को सिंगापुर या किसी और देश के ट्रांसशिपमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। सीपोर्ट इंटरनेशनल शिपिंग मार्ग से सिर्फ 10 नॉटिकल माइल यानी सिर्फ 19 किलोमीटर दूर है। सीपोर्ट के पास 20 से 24 मीटर गहरा समुद्र होने से बड़े कंटेनर जहाज को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। विजिंजाम सीपोर्ट सेमी ऑटोमेटिक है, जिसमें एडवांस क्रेन ऑटोमेशन की सुविधाएं हैं। केरल की अर्थव्यवस्था, रोजगार और भारत के विदेश व्यापार को इससे काफी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस पोर्ट का उद्घाटन किया तब मंच पर केरल के सीएम पिनराई विजयन और कांग्रेस के नेता शशि थरूर मौजूद थे। पिनराई विजयन इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लेकर कांग्रेस पर तंज कसा, कहा कि आज का ये कार्यक्रम कई लोगों की नींद उड़ाने वाला है। गुजरात के लोगों को जब पता चलेगा कि इतना बढ़िया पोर्ट ये अदानी ने यहां केरल में बनाया है, तब उनको गुजरात के लोगों से गुस्सा शायद करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा,
आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। कल मैसेज चला गया जहां जा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसा तो इसका पलटवार भी आया। I don't know on what ground Prime Minister is saying like this. But really, now what is going to happen in this country, the Prime Minister will have the sleepless nights. Not the India Alliance parties, not Rahul Gandhi, not the Congress party. Because we are going to put maximum pressure on him on this issue of caste census. It is difficult for Prime Minister to sleep. भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है, जिसकी अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विकसित भारत के लिए कदम बढ़ाते देश को ऐसे ही विशाल और अत्याधुनिक सुविधाओं वाले बंदरगाहों की आवश्यकता है और विजिंझाम सी पोर्ट इसमें जरूर मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। धर्म और आस्था लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन धर्म और सियासत का कुछ घालमेल ऐसा कि मंदिर के नाम पर भी संग्राम छिड़ा है। देखिए जरा। पश्चिम बंगाल के दीघा घाट पर प्रभु जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनाया गया। ये मंदिर बिल्कुल पुरी जगन्नाथ की हूबहू कॉपी है। इस मंदिर का फ्रेमवर्क ही नहीं बल्कि पूजा अर्चना और नियम कायदे भी पुरी जगन्नाथ के तर्ज पर होंगे। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले के दीघा में बने इस जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया। पूजा अर्चना के बाद मंदिर को जगन्नाथ धाम नाम दिया गया, जिसका ओडिशा में विरोध शुरू हो गया। विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में से एक ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के पंडितों, सेवकों, विद्वानों, कलाकारों से लेकर इतिहासकार मंदिर का नाम जगन्नाथ धाम रखने पर आपत्ति जता रहे हैं। विरोध करने वालों का तर्क है, धरती पर पुरातन काल से जगन्नाथ धाम सिर्फ एक है और वो पुरी में है। देश दुनिया में कोई भी कहीं भी जगन्नाथ मंदिर तो बना सकता है, लेकिन जगन्नाथ धाम नहीं है। ये हिंदू मान्यताओं परंपराओं के खिलाफ है। सैंड आर्टिस्ट पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने तो ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी को चिट्ठी लिखकर पश्चिम बंगाल सरकार से बात करने और ममता बनर्जी से इस मुद्दे पर माफी मांगने की मांग की है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ओडिशा और बंगाल के बीच किसी मुद्दे पर विवाद हुआ हो। अपनी सीमा, संस्कृति और खान पान को लेकर दोनों राज्यों की अदावत किसी से छिपी नहीं है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा रसगुल्ला के GI टैग को लेकर, जिसमें बंगाल को जीत मिली। ऐसे में सवाल है कि जगन्नाथ धाम को लेकर ओडिशा की आपत्ति के बाद बंगाल का क्या रुख होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो फिलहाल आज के सरकार में बस इतना ही, लेकिन आगे आप देख सकते हैं स्पेशल रिपोर्ट अब से कुछ ही देर में मेरी सहयोगी रश कौरी के साथ। नमस्कार।